गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद सभी को। हाय, मेरा नाम रवि है एंड मैंने एक चैलेंज स्टार्ट किया है। आज मेरे चैलेंज का पहला दिन है। सो मैंने इस चैलेंज के लिए हर डे के लिए अलग अलग टॉपिक्स डिसाइड किए हैं एंड उन टॉपिक्स का लेवल डे बाय डे इंक्रीज़ होता जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये डेटा साइंस का चैलेंज है तो आपको थोड़ा तो आइडिया होगा इस डेटा साइंस के बारे में कि डेटा साइंस क्या है। चलिए देख लेते हैं अपना शेड्यूल क्या है। शेड्यूल डिटेल्स 100 डे चैलेंज। ओके। सो 100 डे डेटा साइंस चैलेंज मेरी हेडिंग आ गई एंड डे 1 to 7 इंट्रोडक्शन टू पाइथन फॉर डेटा साइंस पढ़ेंगे हम। डे 8 to 14 एडवांस पाइथन फॉर डेटा साइंस पढ़ेंगे। बेसिकली मैंने क्या किया है कि वन वीक का एक फ्रेम रखा है, वन वीक का एक सेट रखा है कि एक वीक में हम एक पर्टिकुलर टॉपिक कवर करेंगे, सेकंड वीक में पर्टिकुलर टॉपिक कवर करेंगे। उन टॉपिक्स के बीच में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हम बीच बीच में पढ़ेंगे। जैसे कि डे 1 पे हमने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रखा है, इंट्रोडक्शन टू पाइथन फॉर डेटा साइंस, जिसमें हम पाइथन के बेसिक्स पढ़ेंगे। डे सेकंड पे रखा है कंट्रोल स्ट्रक्चर, जिसमें हम इफ़ एल्स एंड लूप्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। डे 3 पे रखा है फंक्शंस एंड मॉड्यूल्स, क्या क्या होने वाले हैं। डे 4 पर रखा है वर्किंग विद लिस्ट एंड डिक्शनरीज एंड डे 5 पर रखा है इंट्रोडक्शन टू लाइब्रेरीज। ओके। इस तरह से हर डे का मैंने अलग अलग छोटे छोटे टॉपिक्स रखे हैं एंड 7 डेज़ का मतलब एक वीक का एक पूरा कंप्लीट टॉपिक रखा है। ओके। चलते हैं इंट्रोडक्शन टू पाइथन फॉर डेटा साइंस। ओके। उससे पहले हम स्टार्ट करते हैं गूगल से। मैं आपको बता दूं कि इस चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए मैं जो रेफरेंसेस यूज़ करने वाला हूँ वो है गूगल, चैट जीपीटी और कुछ अदर साइट्स हैं जैसे कि W3 स्कूल हो गया, गीक्स फॉर गीक्स हो गया। इस तरह की जो ट्यूटोरियल साइट्स हैं उनका मैं यूज़ करने वाला हूँ। और कहीं पे अगर हम कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो हम यूट्यूब का यूज़ भी करने वाले हैं। सो सबसे पहले देख लेते हैं डेटा साइंस है क्या। हम गूगल से ही पूछते हैं। गूगल बाबा बताइए व्हाट इज़ डेटा साइंस। Data science is an interdisciplinary academic field that uses statistics, scientific computing, scientific methods, process, algorithm, and systems to extract or extrapolate knowledge and insight from noisy, structured, and unstructured data. Okay. What is data science? In simple word, data science is the study of data to extract meaningful insight for business. It is a disciplinary approach that combines principles and practices from the field of mathematics, statistics, artificial intelligence, and computer engineering to analyze large amount of data. Basically इसमें बोला गया है एक डेटा क्या होता है। डेटा एक इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है। एक मतलब क्या बोलेंगे इस तरह से, इसको इस तरह से ले सकते हैं, ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन जिसको हम डेटा कह सकते हैं। ओके। और उस डेटा, उस इंफॉर्मेशन को स्टडी करना, उस पर रिसर्च करना, उस पर एनालिसिस करना एंड उसको मैनिपुलेट करना या फिर उस डेटा से एक कुछ मीनिंग फुल इंफॉर्मेशन निकालना या उस डेटा में कुछ मीनिंग ढूंढना, इसी सब प्रोसेस को, इसी स्टडी को, जो हम डेटा को स्टडी कर रहे हैं अपने अपने तरीके से, इस स्टडी को ही डेटा साइंस कहते हैं। जैसे कि इसका एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अगर हम ह्यूमंस के बारे में कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं, ह्यूमंस के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च इन द सेंस उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं एंड ह्यूमंस के बारे में कुछ थोड़ा और डीपली जान रहे हैं, तो जो साइंस, जो स्टडी हम कर रहे हैं उस स्टडी को हमने एक नाम दे दिया ह्यूमन साइंस। इसी तरह डेटा को जो हम स्टडी कर रहे हैं इसको हमने नाम दे दिया डेटा साइंस। ओके। डेटा साइंस और फॉर पाइथन। हमारा है इंट्रोडक्शन टू पाइथन फॉर डेटा साइंस। ओके। पाइथन फॉर डेटा साइंस, पाइथन फॉर डेटा साइंस।
सबसे पहले जान लेते हैं पाइथन क्या है। व्हाट इज़ पाइथन। आई नो आप सभी को नॉलेज होगी, इसके बारे में पता होगा। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन हम जो कि लाइव कर रहे हैं तो हम छोटी छोटी चीज़ को समझ के चलेंगे, ताकि आप मेरे एक पैटर्न से कनेक्ट कर पाओ। ओके। Python is a computer programming language often used to build websites and softwares, automate tasks, and analyzing data. Analyze data. Python in general purpose language, not specific for any specific program and used to create various programs. So Python एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि हम सॉफ्टवेयर्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं, डेटा एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं, प्लस अपना कोई पर्टिकुलर टास्क हम अगर कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम पाइथन यूज़ करते हैं। स्क्रिप्ट्स बना के हम पाइथन से कोई पर्टिकुलर टास्क भी करा सकते हैं, प्लस मल्टीपल टास्क भी करा सकते हैं। जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस देकर पाइथन के थ्रू हम एक एप्लीकेशन बनाते हैं, एक एआई टूल बनाते हैं जिसको हम एआई जिसमें एक छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस डाल के कि अगर ये नहीं होगा तो ये होगा, ये नहीं होगा तो ये होगा। ओके। इस तरह के इंस्ट्रक्शंस डाल के हम कंडीशंस डाल के हम उस जो ह्यूज अमाउंट कोड हम लिखते हैं उस कोड को एक एआई टूल में कन्वर्ट करते हैं। ओके। पाइथन के बारे में जाना। अभी हम पाइथन बेसिक्स पढ़ेंगे। पाइथन बेसिक्स में क्या है, वेरिएबल्स, डेटा टाइप एंड ऑपरेटर्स। देख लेते हैं पाइथन के वेरिएबल्स क्या होते हैं। व्हाट इज पाइथन वेरिएबल्स। इसने हमें बताया कि पाइथन वेरिएबल आर सिंपली कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यूज। Unlike other languages such as Java, Python has no command for declaring a variable. So you create one moment, you first assign a value to it. Python variable are simply containers for storing data. इसका मतलब यह है कि जो भी अल्फ़ाबेट या जो भी वर्ड हम लिख रहे हैं वो एक वेरिएबल हो सकता है जिसमें हमने कोई वैल्यू असाइन की हो। असाइन मतलब जिसमें कोई वैल्यू हमने स्टोर की हो। इसको हम इस तरह से ले लेते हैं। अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, हमने एक बॉक्स बना दिया एंड उस बॉक्स में कोई सामान रख दिया। बॉक्स क्या हो गया हमारा, बॉक्स हो गया वेरिएबल, एंड जो सामान हमने रखा वो हो गया हमारा डेटा वैल्यू। जो कि मैंने बोला था कि W3 स्कूल से मैं इसका रेफरेंस लेने वाला हूँ। चलते हैं W3 स्कूल पर। एक वेरिएबल डिफाइन करने के लिए कोई कमांड नहीं होती, जैसा कि हमें बताया गया है। जावा और पाइथन में कोई कमांड नहीं होती कोई वेरिएबल क्रिएट करने के लिए। अगर आपको कोई वेरिएबल क्रिएट करना है तो जस्ट आप XYZ M N ऐसा करके कुछ भी लिख सकते हैं, वही एक वेरिएबल हो जाएगा। ओके। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल इन्होंने दिया है W3 स्कूल पर x = 5। दैट मीन्स x में हम जो वैल्यू स्टोर कर रहे हैं वो है 5। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अगर एक बॉक्स में अगर हम कोई सामान रख रहे हैं वहाँ पे बॉक्स एक वेरिएबल हो जाएगा एंड वो सामान हमारा डेटा वैल्यू हो जाएगी। ओके। यहाँ पे बॉक्स क्या होगा, यहाँ पे बॉक्स होगा x एंड जो सामान हम रख रहे हैं वो वैल्यू क्या होगी, 5। वेरिएबल नेम्स, चलिए देख लेते हैं वेरिएबल नेम्स हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ए वेरिएबल कैन बी हैव ए शॉर्ट नेम लाइक x and y। पाइथन में बोला गया है कि एक वेरिएबल एक शॉर्ट नेम हो सकता है लाइक x and y। ओके। और ए मोर डिस्क्रिप्टिव नेम जैसे कि एज, कार नेम, टोटल, वॉल्यूम। मैंने कहा था कि एक वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। एक डिस्क्रिप्टिव नेम भी हो सकता है। एज हो, जैसे कि एज हो गया, अगर हमें किसी की एज स्टोर करनी है, किसी की एज अगर हमें किसी वेरिएबल में स्टोर करनी है तो हम उसको एज वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। ओके। किसी कार का नेम स्टोर करना है तो हम कार नेम का एक वेरिएबल बना के उसमें कार का नेम स्टोर कर सकते हैं। ओके। चलिए रूल्स देख लेते हैं पाइथन के वेरिएबल्स के लिए क्या रूल्स
हमें अपने माइंड में रख के वेरिएबल क्रिएट करना पड़ता है। ए वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद ए लेटर और द अंडरस्कोर कैरेक्टर। सो इसमें बोला गया है कि जब भी हम एक वेरिएबल पाइथन के कोड में डिफाइन करते हैं, सो वेरिएबल का जो नाम होगा या तो किसी लेटर से स्टार्ट होगा या फिर अंडरस्कोर कैरेक्टर से स्टार्ट होगा। ओके, अंडरस्कोर कैरेक्टर ये है। ए वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद ए नंबर। सो इसमें बोला गया है कि एक वेरिएबल का जो नाम है वो किसी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। लाइक जैसे कि खुल जा सिम सिम, ये क्या आ गया, नोटपैड खुल जा, ग्रेट। सो जैसे कि हम एक्स लिखा, एक्स एक वेरिएबल हो सकता है, एक्स इज ए वेरिएबल, बट इसी की जगह मैं लिखूँ 1x। सो ये वेरिएबल नहीं हो सकता क्योंकि एज पर द रूल्स वेरिएबल कैन नॉट बी स्टार्ट विद ए नंबर। सो 1 यहाँ पे नंबर है, सो 1x इज नॉट ए वेरिएबल। ग्रेट। चाहे तो हमें वेरिएबल क्रिएट करना है तो हम अंडरस्कोर का यूज़ करके भी वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। अंडरस्कोर एक्स इज ए वेरिएबल। ग्रेट। सो वेरिएबल्स के बारे में आपने काफ़ी जल्दी जान लिया। हाँ, मैंने काफ़ी जल्दी जान लिया। सो इसका थर्ड रूल पढ़ते हैं। ए वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स एंड अंडरस्कोर्स। अल्फा न्यूमेरिक यानी कि अल्फ़ाबेट देन नंबर। ओके, अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होगा तो नंबर भी हम उसमें ऐड कर सकते हैं। ओके, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। Here is my notepad, खुल जा सिम सिम। Here is my notepad. Okay, x is a variable। उसने बोला अल्फा न्यूमेरिक, अल्फ़ाबेट और नंबर्स। अल्फा x x9 इज ए वेरिएबल एज पर द रूल्स। इसमें कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि x9 इज इक्वल टू 5, यानी कि x9 की वैल्यू क्या है, 5 है। ओके, चाहे तो हम इस वेरिएबल को ऐसे भी लिख सकते हैं, x9 अंडरस्कोर ए। ये भी एक वेरिएबल हो सकता है। ओके, तो मिनिमाइज करते हैं, अगला रूल पढ़ते हैं। वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। एक्स एज, सो कैपिटल एज एंड एज आर 3 डिफरेंट वेरिएबल्स। दैट मीन्स इसका कहना है कि वेरिएबल नेम जो हैं केस सेंसिटिव होते हैं। अपर केस के वेरिएबल्स के लिए, लोअर केस के वेरिएबल्स के लिए दोनों वेरिएबल्स अलग अलग वेरिएबल्स होंगे। लाइक एज अगर मैं लिखूँ स्मॉल में, तो इसमें लाइक अगर एग्जांपल के देखा जाए, एज इक्वल टू मैं डालूँ 18 एंड दूसरी तरफ ए इज इक्वल टू मैं डालूँ 19। तो एज सेंसिटिव का मतलब है स्मॉल लेटर्स में जो एज लिखा गया है वो एक अलग वेरिएबल है, एंड जो कैपिटल लेटर ए से हमने स्टार्ट किया है एज, वो वेरिएबल अलग है। दोनों डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। ओके, ये हो गया हमारा केस सेंसिटिव। चलते हैं आगे। हाँ, लास्ट वन है, ए वेरिएबल नेम कैन नॉट बी एनी ऑफ द पाइथन कीवर्ड्स। मतलब कि जो पाइथन के प्री डिफाइंड कीवर्ड्स हैं, जो पहले से ही डिफाइंड कीवर्ड्स हैं, वो नहीं होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं कीवर्ड्स कौन कौन से हैं। एंड एक कीवर्ड है, एज एक कीवर्ड है, असर्ट एक कीवर्ड है, ब्रेक एक कीवर्ड है, क्लास एक कीवर्ड है, कंटिन्यू एक कीवर्ड है, डेफ एक कीवर्ड है, डेल एक कीवर्ड है, एलिफ एक कीवर्ड है, एल्स एक कीवर्ड है, एक्सेप्ट एक कीवर्ड है, फॉल्स एक कीवर्ड है। सो ये कीवर्ड्स की लिस्ट मैं ग्रुप में डाल दूँगा, सॉरी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ये आप देख लीजिएगा एंड याद कर लीजिएगा कि ये हमारे पाइथन में कीवर्ड्स हैं जिनका अलग अलग यूज़ है। इनको हम एज ए वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते। ग्रेट। ओके,
सो वेरिएबल्स में बात करते हैं, आगे चलते हैं। मल्टी वर्ड्स वर्ड्स वेरिएबल नेम्स। मल्टी वर्ड्स मतलब एक से ज़्यादा वर्ड्स। ओके। camel case, each word except the first start with a capital letter. Okay. Pascal case, each word start with a capital letter. What? Except the first word. Okay. Snake case, each word is separate by an underscore character. ओके ग्रेट। कैमल केस में क्या है कि जो भी हम वेरिएबल बना रहे हैं, लाइक अगर हम दो वर्ड्स को जोड़कर वेरिएबल बनाया, जैसे कि माई एज या फिर माई वेरिएबल नेम। सो अगर उसमें पहला जो वर्ड है वो स्मॉल है, एंड द सेकंड वर्ड जो स्टार्ट हो रहा है वो कैपिटल, देन थर्ड वर्ड जो स्टार्ट हो रहा है वो कैपिटल, देन उसके बाद जो वर्ड स्टार्ट हो रहा है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, तो वो हो जाएगा कैमल केस। ठीक है। पास्कल केस क्या होगा? पास्कल केस वो होगा कि जिसमें हमारा वेरिएबल कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, मतलब जितने भी वर्ड का कॉम्बिनेशन हम बना रहे हैं वो सभी वर्ड्स जो हैं कैपिटल लेटर से स्टार्ट होंगे। लाइक जो अगर मैं बोलूँ माई कार, माई का एम कैपिटल होगा, कार का सी कैपिटल होगा। माई कार एक वेरिएबल है जिसमें माई का एम कैपिटल है, एंड मैं आपको दिखा देता हूँ, एंड कार का सी कैपिटल है। माई सॉरी माई कार। सो इसमें देखिए माई का एम कैपिटल है और कार का सी कैपिटल है, तो ये कौन सा हो गया? पास्कल केस हो गया। कैमल केस क्या था? कैमल केस था हमारा माई कार कीज। माई कार कीज एक वेरिएबल है जिसमें एम, सो स्टार्टिंग तो स्मॉल लेटर से हुई, लेकिन जो उसके अदर वर्ड्स हैं कार एंड की, वो सब स्टार्ट हो रहे हैं कैपिटल लेटर से। हम इसको इस तरह भी लिख सकते थे, माई कार की। ये भी एक कैमल केस होगा। ओके। स्नेक केस हो गया कि जिसमें हमारा हर एक वर्ड एक अंडरस्कोर से सेपरेट किया जाएगा। जैसे कि अगर इसी को हम अगर स्नेक केस बनाना चाहे तो माई अंडरस्कोर कार अंडरस्कोर की, ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया स्नेक केस हो गया। ओके ग्रेट। सो वेरिएबल्स के बारे में हमने जान लिया। देखते हैं असाइन मल्टीपल वेरिएबल्स में क्या है। ग्रेट। सो असाइन मल्टीपल वेरिएबल्स में मैं बता देता हूँ आपको। नोटपैड आ जाइए, हमारा कंट्रोल है, सब चला जाइए। देखिए हमने किया x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 10, z इज इक्वल टू 100। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हम सिंगल वेरिएबल बना रहे हैं, देन उसमें वैल्यू असाइन कर रहे हैं। सिंगल वेरिएबल x बनाया, उसमें 5 वैल्यू असाइन किए। सिंगल वेरिएबल y बनाया, उसमें 10 वैल्यू असाइन किए। सिंगल वेरिएबल z बनाया, उसमें 100 वैल्यू असाइन की। ठीक है। सो हम अलग अलग वेरिएबल्स के क्रिएट कर रहे हैं। 5 मिनट। ओके सॉरी। हम क्या कर रहे हैं? x का अलग अलग वेरिएबल्स क्रिएट कर रहे हैं, एंड उन वेरिएबल्स में कुछ वैल्यूज़ असाइन कर रहे हैं। ओके। सो ये हो गया हमारा, हम सिंगल वे में, सेपरेट वे में इस सारे वेरिएबल्स क्रिएट कर रहे हैं। सो अभी यहाँ पे जो है मैनी वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स, सो हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। x कॉमा वाई कॉमा जेड इज इक्वल टू 5 कॉमा 10 कॉमा 100। Am I correct? Yup, I'm correct. So
हम इस तरह से भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं, मतलब कि मल्टी वेरिएबल्स में मल्टी वैल्यूज़ इन वन स्टेटमेंट में हम असाइन कर सकते हैं। इसी के साथ देख लीजिए, उससे पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको, छोटी सी चीज़। पाइथन में क्या होता है, जब कोई हम वेरिएबल असाइन करते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल डिफाइन करते हैं, ओके। सो जो भी वैल्यू हम उसमें स्टोर कर रहे हैं उसके बिहाफ पे पाइथन क्या करेगा, उस वेरिएबल का डेटा टाइप सेलेक्ट कर लेगा कि वो वेरिएबल इंटीजर होगा, कैरेक्टर होगा, या फिर स्ट्रिंग होगा, या फ्लोट होगा। ये सब वो अपने आप ही डिसाइड कर लेता है, जब तक हम खुद उसको ये चीज़ नहीं बताते कि भाई ये वाला वेरिएबल इंटीजर है, ये वाला वेरिएबल फ्लोट है, ये वाला वेरिएबल स्ट्रिंग है। ये हम कैसे डिफाइन करते हैं आगे चल के जानेंगे, ओके। सो अभी देखिए, मैंने लिखा x इक्वल टू 12। सो ये 12 को एज ए इंटीजर कंसीडर करेगा, ओके। अगर मैं 12 की जगह यहाँ पे लिख दूँ x इक्वल टू 7, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट x का जो डेटा टाइप होगा वो स्ट्रिंग कर देगा, क्योंकि इसमें एक स्ट्रिंग पास हो रहा है, एक स्ट्रिंग की वैल्यू यहाँ पे x में स्टोर की जा रही है। सो अगर इसको हम मल्टी वेरिएबल्स के उसमें देखें, मल्टीपल वेरिएबल्स के उसमें देखें कैसे स्टोर करना है वाई, सो ऐसे करेंगे। तो क्या होगा, x में 7 स्टोर होगा, y में mkbr स्टोर होगा, ओके। आप ट्राई करना चाहते हैं तो चलिए हम ट्राई करते हैं। सी कोड रन किया, सो ये इसका बाय डिफ़ॉल्ट वो था। हम अपना m, n, p इज इक्वल टू 5, 10, 100। अभी इनको क्या करेंगे, प्रिंट। प्रिंट यूज़ होता है बेसिकली किसी वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए, ओके। एंड अगर यहाँ पे काम नहीं किया तो हम गूगल कॉलैब पे काम करेंगे, ओके। खुल जा सिम सिम, युप, इट्स वर्किंग। ये हमारा आउटपुट आ गया। और इसी की तरह मैं यहाँ पे लिखूँ 7। जब भी कोई स्ट्रिंग में पास करना होता है डबल कोट्स में होता है वो पास, सो उसको याद रखना। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। जैसे कि आप किसी रूट पे चल रहे हो, आपको कहीं जाना है, सो आपको उसका रूट भी याद करना पड़ता है ना, कि कैसे जाना है, पहले क्या लेनी है, पहले बस लेनी है, पहले वो कैब लेनी है, वो सारी चीज़ें आप याद करनी पड़ती। तो कुछ चीज़ें लाइफ में याद करनी पड़ती हैं, सो ये भी आपको याद करना पड़ेगा, ओके। ये ले हम UM ले लेते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। जल्दी जल्दी, ये देखिए इट्स वर्किंग। सो वेरिएबल हो गया हमारा, मल्टी वेरिएबल हो गया। अनपैक्ड लिस्ट, सो लिस्ट के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ओके। अभी सिर्फ हम वेरिएबल्स के बारे में पढ़ते हैं। ग्लोबल वेरिएबल, वेरिएबल एक्सरसाइज। ग्लोबल वेरिएबल ये हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि ये थोड़ा हायर लेवल का कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा हायर है, जहाँ पे हम एक वेरिएबल को या तो विद इन कोड यूज़ करते हैं, सॉरी विद इन फंक्शन यूज़ करते हैं, एंड फंक्शन के बाहर भी यूज़ करते हैं। सो इस तरह का एक कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको आगे चल के समझाऊँगा। अभी हमारा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है डेटा टाइप्स। ग्रेट, मैं डेटा टाइप्स के बारे में बात कर रहा था। चलिए डेटा टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। पाइथन में क्या क्या डेटा टाइप्स हैं, ओके ग्रेट।
सो इसमें डेटा टाइप जो यूज़ होते हैं वो है टेक्स्ट टाइप का जो डेटा होगा वो str होगा, str से डिफाइन करेंगे। न्यूमरिक टाइप का जो डेटा होगा वो इंट होगा, फ्लोट होगा एंड कॉम्प्लेक्स होगा। सो बात कर लेते हैं इनके डिफरेंस के बारे में। इंट तो इंटेजर होता है, मैथमेटिक्स में जो इंटेजर आपने पढ़े होंगे वही इंटेजर की बात कर रहा हूँ मैं, वही इंटेजर्स होते हैं। एंड फ्लोट जो हम कोई डेसिमल वाली वैल्यू जो हम स्टोर करते हैं सो वो फ्लोट के लिए यूज़ होते हैं। एंड कॉम्प्लेक्स होता है मिक्स दोनों का। सो एक बार देख लेते हैं कॉम्प्लेक्स का। कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप इन पाइथन, complex data type in Python is the data type is used for representing complex numbers. Great. As I mentioned above, a complex number is represented in the form of a plus bi. In Python we use the j or j suffix instead of I for denoting something. इन सिंपल टर्म में पढ़े हैं, कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ complex type are nested data structure composed of primitive data type. These data type structure can also composed of other complex types. Some example of complex data type include struct, row, array, list, map and union. ओके ग्रेट। ये आगे का कॉन्सेप्ट है कॉम्प्लेक्स वाला जो है। सो लेकिन मैं फिर भी आपको इसका आइडिया दे देता हूँ। जैसे कि लिस्ट होती है, इसमें क्या बोला गया है, स्ट्रक्ट रो एरे। सो जब हम क्या करते हैं, एरे जो होता है पाइथन में एरेज होते हैं। एरे क्या होता है, कुछ एक सीरीज़ होगी एंड सीक्वेंशियल सीरीज़ होगी, ठीक है। उसमें कुछ डेटा हम सीक्वेंशली स्टोर करेंगे। सीक्वेंशली एक एड्रेस पे स्टोर करेंगे, लाइक एड्रेस 0 पे कुछ स्टोर करेंगे, एड्रेस 1 पे कुछ स्टोर करेंगे, एड्रेस 2 पे कुछ स्टोर करेंगे, इस तरह से। सो जब हमें उस डेटा को डिस्प्ले करना होता है या उस डेटा को यूज़ करना होता है या उस डेटा को देखना होता है, तो तब हम क्या करते हैं, उस पर जो एड्रेस हमने दिया हुआ है या उसका जो एड्रेस है उस एड्रेस का यूज़ करके हम उस डेटा को देखते हैं। लाइक अगर एक टेबल है, टेबल एक इसको कहेंगे 2 डायमेंशनल डेटा है जिसमें रोज़ भी हैं एंड कॉलम्स भी हैं, ठीक है। अभी आपको उसमें एक पर्टिकुलर ब्लॉक रोज़ एंड कॉलम्स का जो है उसमें एक पर्टिकुलर डेटा आपको एक्सेस करना है। सो उसमें आपको क्या करना होगा, रो कौन सी रो एंड कौन सा कॉलम, दोनों चीज़ें आपको डिफाइन करनी होंगी, तब जाके वो पर्टिकुलर जो सेल होगी वो आपके पास, उसका डेटा आपके पास आएगा। तो उस लेवल पे क्या करते हैं हम, आई एंड जे का यूज़ करते हैं कि आई एलिमेंट जेथ एलिमेंट ऐसे करके, तो वहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स का यूज़ होता है। सो अब चलिए, सीक्वेंस टाइप हो गया लिस्ट, टपल्स एंड रेंज। सो देख लेते हैं लिस्ट एंड टपल रेंज क्या है। से इसमें दिया गया होगा नीचे लिस्ट एंड टपल्स क्या है। ओके, डेटा टाइप डेटा टाइप डेटा टाइप, ओ माय गॉड, तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। टेक्स्ट टाइप हो गया नंबर्स। नंबर्स देख लेते हैं क्या है। नंबर्स होता है इंट, फ्लॉट एंड कॉम्प्लेक्स। इंट का मैं बता ही दिया आपको, इंटीजर होता है, फ्लॉट होता है डेसिमल्स में, एंड कॉम्प्लेक्स होता है आई जे, मैं आपको बता ही दिया, एरेस में यूज होता है। प्लस कॉम्प्लेक्स होता है एक नंबर और एक कैरेक्टर का, अगर हम यूज़ करें तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। ओके, इंटीजर्स, फ्लॉट, where is the complex number? Great, here is the complex number, log e की पावर 100 कॉम्प्लेक्स नंबर्स उधर यूज होते हैं। पाइथन कास्टिंग, लेट्स specific a variable. There may be times when you want to specify a type onto a variable. This can be done with casting. Python is an object-oriented language and as much use classes to define data type, including primitive type and
Casting in Python is therefore done using constructor Python and float string. Construct an integer number from an integer literal, a float literal by removing all decimals, or a string literal providing string represents a whole number. Float construct float numbers from an integer literal, a float literal, or a string literal providing the string represents a float or an integer. A string str construct a string from a wide variety of data types including strings, integers, literals and float literals. ओके, सो समझ गए हम। अगर हमने कोई वैल्यू अगर इंट ब्रैकेट्स के बीच में अगर लिखी है तो वो जो वैल्यू होगी वो इंटीजर टाइप की होगी, और अगर हमने फ्लोट में लिखी है तो वो जो वैल्यू होगी फ्लोट टाइप की होगी। सो ग्रेट ग्रेट। सो आपको एक छोटी सी चीज़ें बता देता हूँ इसमें क्या, जो कि मैं समझा अभी तक, हालांकि मैं भी आप ही की तरह नया हूँ। सो ये एक वेरिएबल है इक्वल टू, इसमें क्या किया हमने, इंट ये क्या, तो ये जो वन जो एक्स में स्टोर होगा ना, ये इंटेजर टाइप होगा। ओके, अगर मैं कहूँ एक्स इज इक्वल टू, मैं इसका लिख देता हूँ हेयर एक्स इज वन, लिखूँ फ्लॉट वन। जैसे कि मैंने बताया था फ्लोट होती है डेसिमल्स में होती है, तो हेयर एक्स इज 1.0, एक्स इक्वल टू str 1, here x is 1। सो जब भी कोई स्ट्रिंग होती है ना, तो स्ट्रिंग क्या होती है कि एक तरह से एक वर्ड होता है, और इसको मैं इस तरह से कहूँगा कि जैसे कि यहाँ पे str1 हमने किया, तो जो x में जो वैल्यू स्टोर होगी, जो x में यहाँ पे जो वैल्यू स्टोर होगी वो एज ए स्ट्रिंग स्टोर होगी, ना कि इंटेजर और फ्लोट स्टोर होगी। मतलब अगर मैं यहाँ पे करूँ, इसको मैं चेंज करके y ले लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पे करूँ z इज इक्वल टू x प्लस y, अगर आप इस तरह कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो आपको एरर आ जाएगा, बिकॉज x का डेटा टाइप इंटेजर है एंड y का टाइप स्ट्रिंग है। सो x तो वैल्यू, x के जो 1 है वो तो 1 ही वैल्यू रहेगी, लेकिन स्ट्रिंग जो कि लेकिन y जो एक स्ट्रिंग है, सो क्या करेगा, y जो 1 की जो एस्काई वैल्यू होगी, एस्काई जो वैल्यू होगी वो उसको कैप्चर करेगा। ओके, अब जैसा कि आप देखें एस्काई वैल्यू 0111 करके कुछ बाइनरी उसमें अलग आती है एंड एस्काई फॉर्मेट में अलग आती है। सो देखा जाए तो एक लंबे चौड़े अल्फ़ा न्यूमरिक कोड को आप 1 में प्लस करोगे तो वो ऑब्वियसली आपको एरर ही देगा। सो आगे बढ़ते हैं। पाइथन स्ट्रिंग in Python are surrounded by either single quotation marks or double quotation mark। जब भी हम पाइथन में कोई स्ट्रिंग डिफाइन करते हैं, या तो वो सिंगल कोटेशन मार्क में के अंदर होगी या डबल कोटेशन मार्क के अंदर होगी। ओके, हेलो इज द सेम एज हेलो। ओके ओके, ये भी सही है। यू कैन डिस्प्ले ए स्ट्रिंग लिटल विद द प्रिंट फंक्शन। ग्रेट, ओके, अंडरस्टैंड।
assign string to a variable. Assign a string to a variable is done with the variable name followed by or equal sign and the string. ओके, इसका मतलब है अगर हमें एक वेरिएबल में एक स्ट्रिंग असाइन करना है तो हम उसको एक ऐसे लिख सकते हैं, एक वेरिएबल हमने लिखा देन इक्वल टू लिखा देन जो भी स्ट्रिंग हमें लिखनी है तो सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर होगी या डबल कोटेशन मार्क के अंदर होगी। जब हम वो लिखेंगे तो उस वेरिएबल में वो स्ट्रिंग स्टोर हो जाएगी। लाइक यहाँ पे मैं बताता हूँ, मैंने एक वेरिएबल लिया, कंट्रोल है सबमिट जाओ, मैंने एक वेरिएबल लिया डी इज इक्वल टू डबल कोटेशन, यहाँ पे लिखा सातवें तो क्या होगा, डी में सातवीं स्ट्रिंग जो है वो स्टोर हो जाएगी। ओके, आगे बढ़ते हैं, चलिए यहाँ करके भी देख लेते हैं आपको। ये सब जाओ भाई, हमें तुम नहीं चाहिए, हम अपना लिखेंगे अलग से। सातवीं, अरे यार मैंने प्रिंट तो किया ही नहीं। प्रिंट, अबे भाई प्रिंट लिखना है, क्या लिख रहा है प्रिंट, क्या प्रिंट करना है हमें, डी। तो ये लो देख लेते हैं डी में क्या आता है। देखो सातवें आया। यहाँ पे मैं आपको छोटी सी चीज़ और दिखा देता हूँ, x इज इक्वल टू इंट 1, ओके, एंड y इज इक्वल टू float 1 and z is equal to str। अच्छा आने लगे, सॉरी इसको 1 ही रखते हैं। प्रिंट x, प्रिंट y, प्रिंट z। देखा, फ्लोट अलग उसमें किया, इन्फांट इंटेजर अलग प्रिंट किया एंड स्ट्रिंग अलग प्रिंट किया। अभी मैं जो चीज़ आपको बोल रहा था वो मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, करके दिखा देता हूँ। डी वेरिएबल लेते हैं इज इक्वल टू एक्स प्लस चैट करते हैं एंड करते हैं प्रिंट डी। देखा, मैंने बोला था एरर आ जाएगा। ये मैं हटा के दिखाता हूँ आपको, क्या बोल रहा है, अनसपोर्टेड ऑपरेंट टाइप्स फॉर इंट एंड स्ट्रिंग। आप समझ गए, देखिए हम जो बोलते थे वो सही था। चलिए आगे बढ़ते क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे पास, आगे चल के ये सारी चीज़ें क्लियर करते हैं। डेटा टाइप्स हमने पढ़े सारे, बूलियन डेटा टाइप हो गया, बूलियन डेटा टाइप होता है ट्रू एंड फॉल्स। जब भी हम बूलियन डेटा टाइप का यूज़ करेंगे तो वो या तो ट्रू दोगे, ट्रू आउटपुट देगा या फॉल्स आउटपुट देगा। चलिए अब आते हैं पाइथन ऑपरेटर्स पे। हेयर इज पाइथन ऑपरेटर। पाइथन ऑपरेटर कुछ नहीं होता, पाइथन ऑपरेटर होता है जैसे कि ऑपरेटर्स होते हैं प्लस माइनस डिवाइड, ये सब ऑपरेटर्स होते हैं। तो देख लेते हैं पाइथन ऑपरेटर्स में क्या क्या है। अर्थमेटिक ऑपरेटर, जो कि अर्थमेटिक ऑपरेटर मैं आपको ऑलरेडी एक दिखा चुका हूँ। ओके, पाइथन ऑपरेटर्स में होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, मेंबरशिप ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स। इन्होंने तो काफ़ी कुछ दे दिया, चलिए देखते हैं।
अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज विद न्यूमेरिक वैल्यूज टू परफॉर्म कॉमन मैथमेटिकल ऑपरेशंस, यानी कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स वो होते हैं जो कि मैथमेटिक्स के ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए यूज़ होते हैं, जैसे कि प्लस हो गया, माइनस हो गया, डिवाइड हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया। इस तरह के जो मैथमेटिक्स का ऑपरेशंस है वो परफॉर्म करने में जो ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं वो हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, जैसे कि प्लस हो गया, माइनस हो गया, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीज़न हो गया, मॉड्यूलस हो गया, एक्सपोनेंशिएशन हो गया, फ्लोर डिवीज़न हो गया। असाइनमेंट, पाइथन असाइनमेंट ऑपरेटर्स। But is Python assignment operator? Assignment operators are used to assign values to variable. So assignment operators वो हैं जो वैल्यू किसी वेरिएबल में वैल्यू असाइन करते हैं, जैसे कि इज इक्वल टू लिखेंगे, x इज इक्वल टू 5 लिखेंगे तो x वेरिएबल में क्या वैल्यू असाइन होगी, 5 वैल्यू असाइन होगी। ओके, और अगर हम करते हैं प्लस इज इक्वल टू x तो लाइक चलो इसको ट्राई करके देख लेते हैं। आपने लिखा y इज इक्वल टू 10, देन क्या किया y प्लस इज इक्वल टू 3, तो इससे क्या होगा, y की जो वैल्यू पहले से ही थी उसमें क्या होगा, +3 ऐड ऑन होके y में वो जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी वो y में ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगी, यानी कि y अगर पहले से 10 था, अगर हम प्लस इज इक्वल टू ऑपरेटर का यूज़ करें तो y क्या बन जाएगा, 13 बन जाएगा, 13 बन जाएगा। ओके, मतलब कि +3 उसमें ऐड होके वो ही जो वैल्यू होगी वो y में स्टोर हो जाएगी। अब देखते हैं कि y में क्या आता है हमारे पास, y प्रिंट। ओके, कोई एरर मत आना, आना तो नहीं चाहिए। देखो y इक्वल टू 13, y इक्वल टू 13। ओके, इसी तरह माइनस इक्वल टू करेंगे तो y में से 3 नंबर माइनस हो जाएगा, 3 माइनस हो जाएगा। चलिए देखते हैं, अभी 7 आना चाहिए हमारे अकॉर्डिंग। चलो चलो चलो, इतना टाइम क्यों लेता है यार, छोटा सा काम है। स्टार करेंगे तो स्टार इज इक्वल टू करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यानी कि अभी हमारे पास कितना आना चाहिए, 30 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 30। जल्दी आ जाओ, इंतज़ार कर रहे हैं आपका। देखो 30 आया। डिवाइड वाला करेंगे तो क्या आना चाहिए, बताओ 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 बताओ, क्या आना चाहिए देख लेते हैं। जो कि ये इंटेजर वैल्यू है तो पॉइंट्स में तो आएगा नहीं, पॉइंट्स में तो आएगा नहीं। अरे आ गया, ऐसे फ्लॉट ले लिया इसने, सही है। मैंने बोला था ना बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू का अकॉर्डिंग ये डेटा टाइप ले लेता है। सो चलिए मॉडुलस ट्राई करते हैं। सो क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए, 1 आना चाहिए, और देख लेते हैं 1 आना चाहिए। के जल्दी से मैजिक, देखो 1 आया, हो गया ना। कितना ईजी हो जाता है सारे काम करना पाइथन के थ्रू। सो इसी तरह से ये सभी ऑपरेटर्स हैं, ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं जो कि क्या करते हैं, किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन करते हैं, परफॉर्म करते हैं, असाइन करते हैं। अब आ जाते हैं पाइथन कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन मतलब कंपेयर करना, मतलब कि दो चीज़ों को ये कंपेयर करेंगे, दो वेरिएबल्स को आपस में कंपेयर करेंगे, भाई ये वाला वेरिएबल और ये वाला वेरिएबल दोनों कैसे हैं। तो देखिए जैसे कि डबल इज इक्वल टू क्या करता है, अगर डबल इज इक्वल दोनों की इक्वालिटी चेक करता है कि ये वेरिएबल इसके इक्वल है कि नहीं है। सो वहाँ पे वो क्या देता है, ट्रू एंड फॉल्स देता है, रिटर्न करता है 1 और 2 रिटर्न करता है। चलिए देख लेते हैं, खुल जाओ सिम सिम, देखो फॉल्स, मतलब कि x 3 के बराबर नहीं, x y के बराबर नहीं है। नॉट इक्वल टू क्या करता है, अगर अगर x में एक वैल्यू है एंड y में एक वैल्यू है, सो
जब हम नॉट इक्वल टू ऑपरेटर का यूज़ करके दोनों वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे, सो उसमें क्या करेगा, वो चेक करेगा कि एक्स जो वैल्यू वाई जो वैल्यू है वो इक्वल टू नहीं है क्या, वो चेक करेगा, इक्वल टू है या नहीं वो चेक करेगा। ओके, मतलब कि जब वो ऑपरेटर परफॉर्म करेगा तो वो ये देखेगा कि एक्स के इक्वल टू वाई नहीं होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो वो ट्रू वो करेगा, अगर हुआ तो फॉल्स रिटर्न करेगा। सो चेक कर लेते हैं, वेयर इज माय नॉट ऑपरेटर। ट्रू आना चाहिए, देखो ट्रू आया, हमने सही बोला था। वेल थोड़ी नॉलेज है हमको। ग्रेटर दैन, लेस दैन, सो ये तो आपको पता होगा, मैथमेटिक्स में आपने स्टडी की होगी है, 5th क्लास में, 4th क्लास में, 3rd क्लास में। हमारे टाइम पे 4th क्लास में पढ़ाया गया था। सो लेकिन अभी के टाइम में ये आपको फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ा दिया जाता है। सो चेक कर लीजिएगा। लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं हमारे। लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंबाइन कंडीशनल स्टेटमेंट। ओके, सो जहाँ पे कंडीशन, जैसे कि हम बोल देते हैं, अगर एक तरह से क्या बोलें, हाँ, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर आप फ्रेंड्स के साथ घूमने का प्लान बना रहे हो, ठीक है, चार फ्रेंड्स हैं, चारों लोग प्लान बना रहे हैं, लेकिन एक का डिसीजन ये है कि 3 जब हाँ बोलेंगे तभी मैं हाँ बोलूँगा, सॉरी 2 जब हाँ बोलेंगे तभी मैं हाँ बोलूँगा, और दो में से किसी एक ने ना बोल दिया तो मैं ना बोल दूँगा। तो ये एक कंडीशन हो गई, ठीक है। उसने अपने लिए एक कंडीशन रखी एंड उसके बिहाफ पे, उस कंडीशन के बिहाफ पे वो एक एक्शन परफॉर्म कर रहा है, एक डिसीजन ले रहा है। सो इस तरह के जो ऑपरेटर्स होते हैं वो होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। ओके, इन्हें हम कंडीशनल ऑपरेटर्स भी कह सकते हैं, कहना चाहे तो। इसमें होते हैं एंड, और नॉट। देखिए इसके डिस्क्रिप्शन देखिए, रिटर्न ट्रू इफ बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। मान लीजिए आपके पास दो स्टेटमेंट, दो कंडीशंस हैं, एक्स कंडीशन, वाई कंडीशन। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हैं तो क्या होगा, हमारे पास ट्रू वैल्यू आएगी। मान लीजिए ये वाली कंडीशन सही हो गई, ये वाली कंडीशन सही होगी, तो वो क्या करेगा, सही डिसीजन लेगा। ओके, ऐसे ही और ऑपरेटर में क्या है कि अगर इनमें से एक भी कंडीशन अगर सही है तो वो सही वो करेगा, और इसमें से एक भी कंडीशन अगर गलत है तो वो गलत वो करेगा। सही होता और ऑपरेटर। रिटर्न ट्रू इफ वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, राइट। नॉट रिवर्स द रिजल्ट, रिटर्न फॉल्स इफ द रिजल्ट इज ट्रू। सो कुछ मनचले लोग होते हैं, जैसे कि अगर किसी का मन है जाने का तो वो बोलेगा नहीं यार मेरे को नहीं जाना। सो इसी तरह अगर किसी पाइथन में देखा जाए तो किसी ऑपरेशन का रिजल्ट अगर ट्रू आ रहा है, किसी परफॉर्मेंस का रिजल्ट अगर ट्रू आ रहा है, तो वो हमें उसका नेगेटिव रिजल्ट देगा। मतलब कि अगर ट्रू रिजल्ट आ रहा तो उसका फॉल्स देगा, अगर फॉल्स रिजल्ट आ रहा तो उसका ट्रू देगा। ये होता हमारा नॉट ऑपरेटर। वेल देख लेते हैं नॉट ऑपरेटर, वेयर इज नॉट ऑपरेटर। देखिए हमने एंड ऑपरेटर यूज़ किया एक्स और वाई के बीच में। सो एक्स इज ग्रेटर देन एक्स, सॉरी एक्स इज ग्रेटर देन 3। देखिए एक्स इक्वल टू 5 है, ठीक है। अभी हमने क्या किया, इज एक्स इज ग्रेटर देन 3, यस ये कंडीशन ट्रू है। इन सेकंड कर रहे हैं कि x इज लेस देन 10, यस दिस इज ट्रू है। तो इसका जो ओवरऑल रिजल्ट आना चाहिए इसका, वो आना चाहिए ट्रू। लेकिन अगर हमने नॉट ऑपरेटर लगाया तो ये क्या प्रिंट करेगा, हमें फॉल्स। अगर यहाँ पे मैं कर दूँ 11, अभी देखिए यहाँ पे x 3 से तो बड़ा है लेकिन 10 से नहीं बड़ा, तो ये क्या, इसका क्या स्टेटमेंट होगी, दोनों को मिला के ये आ गया फॉल्स। अब ये क्या नॉट ऑपरेटर लगाने से क्या प्रिंट कर रहा है, ये प्रिंट कर रहा है ट्रू। हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में जान लिया। अब आते हैं पाइथन आइडेंटिटी ऑपरेटर्स।
Identity operators are used to compare the objects, not if they are equal, but if they are actually the same object with the same memory location. Is इसमें आता है is and is not operator. So is क्या है, return true if both variables are the same object. Is not return true if both variables are not the same object. ओके मतलब कि x एक वेरिएबल है एंड y एक वेरिएबल है. अगर मैं इस ऑपरेटर को यूज़ कर रहा हूँ x इज़ y, अगर x y होगा तभी ये ट्रू रिटर्न करेगा, अगर x y नहीं होगा तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा. दूसरा है x इज़ नॉट ऑपरेटर. इज़ नॉट क्या है, x इज़ नॉट y. अगर x अगर y नहीं होगा तभी ये ट्रू रिटर्न करेगा. रिटर्न ट्रू इफ बोथ वेरिएबल्स आर नॉट द सेम ऑब्जेक्ट. सो अगर वो ट्रू होगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा. मेंबरशिप ऑपरेटर्स हम बाद में स्टडी करेंगे. मेंबरशिप एंड बिट वाइज ऑपरेटर्स हम बाद में स्टडी करेंगे. आज के लिए इतना काफ़ी है. ओके क्योंकि पाइथन जो हम डेटा साइंस के लिए पढ़ रहे हैं उसमें फ़िलहाल के लिए हमें इतना ही यूज़ होने वाला है. आगे चल के बाकी चीज़ें हम स्टडी करेंगे. सो थैंक यू सो मच मेरे साथ कनेक्ट होने के लिए. और मैं लास्ट में एक चीज़ आपसे बोलना चाहूँगा कि अगर आपका कोई फ्रेंड या कोई रिलेटिव या कोई भाई, कोई भी आपका कलीग अगर डेटा साइंस से रिलेटेड फील्ड में अगर स्ट्रगल कर रहा है तो आप मुझे रेफ़र कर सकते हैं कि मेरे पास एक्सपर्ट्स की टीम है जो कि उसकी डेटा साइंस के फील्ड में करियर बनाने में हेल्प कर सकती है. ठीक. सो बहुत बहुत धन्यवाद. ख्याल रखिए अपना एंड अपनी फैमिली का ख्याल रखिए. सो चलते हैं, मिलते हैं कल फिर नए टॉपिक के साथ, नए मतलब नेक्स्ट टॉपिक के साथ. ओके एंड इसी तरह मेरा पहला दिन कंप्लीट हुआ. अभी देखते हैं 99 डेज बाकी हैं. सो वंस अगेन थैंक यू एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. और अगर अच्छा लगे सो मुझे बताइए. अगर ऑब्वियसली मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं, कमियां की हैं, मेरे इसमें वीडियो में बहुत सारी कमियां हैं. सो देखिए नॉइज़ का जो इशू है वो मैं सॉल्व नहीं कर सकता, लेकिन जो मेरी कमियां हैं वो मैं एक बार वीडियो को देखूंगा एंड फिर उन पे काम करूंगा. सो मेरा ये चैलेंज चलाने का पर्पस ही यही है कि मैं अपनी कमियों को देख सकूं और उनको ठीक कर सकूं. लाइक अगर बोला जाए तो जब एग्ज़ाम्स से पहले क्या होता है कि हम एग्ज़ाम्स के जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट का हम एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर्स उठाते हैं एंड एग्ज़ाम से थोड़े टाइम पहले क्या करते हैं, क्लॉक में टाइम लगाते हैं 2.5 घंटे का, फिर उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं विदाउट एनी डिस्टर्बेंस और किसी उसके रोक टोक के. सो उससे क्या करते हैं, हम अपनी परफॉर्मेंस देखते हैं कि हम उस एग्ज़ाम में कैसी परफॉर्मेंस कर रहे हैं. इसी तरह से ये चैलेंज मैंने चलाया है जिससे मैं देख सकूं कि मुझे कितनी डेटा साइंस पाइथन की और डेटा साइंस की नॉलेज है और मैं कितना कर सकता हूं. सो वंस अगेन थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर ऑल. मिलते हैं कल.